हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मनी के बारे में बता रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मनी के बारे में बात कर रहे हैं। मुद्रा क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत कम लोग दे सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि वह इसका उत्तर जानता है, लेकिन वास्तव में मुद्रा को परिभाषित करना बड़ा कठिन है। अंग्रेजी भाषा में मुद्रा को मनी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द मोनेटो से लिया गया है। मोनेटा रोम की देवी जुन्नो का ही दूसरा नाम है। तो रोम में पहली टकसाल देवी जुन्नो या मोनेटा के मंदिर में खुली थी। रोमन सिक्कों पर एक और इस देवी का सिर अंकित रहता था। इस टकसाल के उत्पादन का नाम इस देवी के नाम पर मनी पड़ गया है। प्रोफेसर हॉटर ने कहा है, मुद्रा उन धारणाओं में से एक है जिन्हें भूकंप या बटर कप के विपरीत एक चम्मच या छतरी के समान मुख्य रूप से उनके कार्य या प्रयोगों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो वैसे देखा जाए तो मुद्रा मुख्य रूप से 4 प्रकार के कार्य करती है, और उसी कार्यों के आधार पर मुद्रा को परिभाषित भी किया है कि मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। अतः मुद्रा के अंतर्गत साधारणतः नोट, सिक्के तथा चेक आदि शामिल किए जाते हैं। तो मुद्रा की जो परिभाषा हमने देखी है, उसमें मुद्रा के कार्यों पर ही जोर दिया गया है। जो प्रमुख 4 कार्य है: विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, धन का संचय तथा ऋणों का भुगतान। इन चारों जो मुद्रा के कार्य हैं, इन पर ही इसके अंतर्गत जोर दिया गया है। आप लोग सब जानते हैं कि पहले वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात बार्टर प्रथा विद्यमान थी। इसका मतलब यह है कि एक वस्तु का एक्सचेंज दूसरी वस्तु से किया जाता था, और मुद्रा है वो विनिमय के माध्यम का कार्य नहीं करती थी। तो वस्तु विनिमय की कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी, जिसकी वजह से मुद्रा का आविष्कार हुआ। वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आवश्यकता की दोहरे संयोग का अभाव। इसका मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए वो दूसरा व्यक्ति बेचने को तत्पर हो, तभी उन दोनों के मध्य विनिमय संभव है, और दूसरे व्यक्ति को भी बदले में वही वस्तु चाहिए जो कि पहला व्यक्ति बेचना चाहता है। तो ऐसी आवश्यकता के दोहरे संयोग को देखना बड़ा ही जटिल कार्य था। ऐसे संयोग को पाया जाने की संभावना बहुत कम थी। दूसरा है मूल्य के एक समान मापक की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई समान मापक नहीं होता। इसके फलस्वरूप वस्तुओं के परस्पर विनिमय का कोई निश्चित अनुपात निर्धारित नहीं किया जा सकता। तीसरी प्रॉब्लम थी कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता। वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ वस्तुएं अविभाज्य थी। मान लीजिए किसी के पास एक घोड़ा है और घोड़े के बदले उसके गेहूँ चाहिए। अब गेहूँ की उसके घोड़े के बदले 50 बोरी मिल सकती है, लेकिन उससे चाहिए 20 बोरी। तो ऐसी स्थिति में घोड़े को विभाजित करना संभव नहीं था। या तो वो 50 बोरी गेहूँ खरीदे या घोड़े की आधी कीमत ही प्राप्त करे, जो कि मुश्किल काम है। धन या मूल्य के संचय की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में धन को या मूल्य को संचित करना मुश्किल था। उसमें कठिनाई उत्पन्न होती थी, क्योंकि जैसे अनाज, सब्जी और पशु आदि सब चीज़ें नाशवान थी। इनका अधिक समय तक संचय नहीं किया जा सकता था। इसका संचय करने पर इनके खराब होने की संभावना बनी रहती थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी स्थगित भुगतानों में कठिनाई। स्थगित भुगतानों से अभिप्राय उन भुगतानों से है जिन्हें तत्काल नहीं करके भविष्य में कुछ समय बाद किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्याज, मजदूरी आदि के भुगतान संबंधी जो इकरार किए जाते हैं, उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है।
वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के रूप में स्थगित भुगतानों के संबंध में भी कई कठिनाइयाँ आती थी। प्रोफेसर चैंडलर ने इनमें 3 कठिनाइयों का वर्णन किया है। पहली कठिनाई है, स्थगित भुगतान में वस्तु के गुण के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाती थी। मान लीजिए गेहूं के रूप में स्थगित भुगतान किया जाना है, तो इस संबंध में मतभेद हो सकता था कि कौन सी किस्म के गेहूं के रूप में भुगतान किया जाए। दूसरी प्रॉब्लम थी, दोनों पक्षों में भुगतान के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में मतभेद हो सकता था कि किस वस्तु के रूप में स्थगित भुगतान को चुकाना है। तीसरी चीज़, स्थगित भुगतान के इकरार की अवधि में भुगतान की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण कोई भी एक पक्ष को हानि उठानी पड़ सकती थी। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में स्थगित भुगतान या उधार लेन देन करना कठिन हो जाता था। नेक्स्ट है मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। मूल्य हस्तांतरण का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्यों को हस्तांतरित करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अर्थात मान लीजिए एक व्यक्ति अपना मकान बेचकर दूसरी जगह जाना चाहता है, तो उसे मकान के बदले में वस्तुएं और पशु ही प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में साधनों की गतिशीलता कम हो जाती थी तथा बाजार का विस्तार संकुचित हो जाता था। विशिष्टीकरण की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन करना बड़ा जटिल हो जाता था। विशिष्टीकरण के लिए वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन होना आवश्यक है और उत्पादन अधिक मात्रा में तभी किया जा सकता है जबकि वस्तुओं का बाजार अधिक विस्तृत हो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए मुद्रा का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा के मुख्य लक्षण क्या हैं? मुद्रा के मुख्य लक्षण हैं सामान्य स्वीकृति, कि सभी लोग इसको स्वीकृत करेंगे। सामान्य स्वीकृति का गुण मुद्रा में होना चाहिए, तभी वो मुद्रा कहलाएगी। दूसरा चीज़ है स्वैच्छिक स्वीकृति, इच्छा से भी लोग इनको स्वीकृत करते रहे तभी ये स्वीकृति होगी, कि जनसाधारण इसके प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहे, तत्पर रहे, इस पर किसी प्रकार का दबाव डालने की आवश्यकता नहीं पड़े। तीसरा, विनिमय का माध्यम। मुद्रा के द्वारा अन्य वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जा सकता है, अतः मुद्रा विनिमय का माध्यम है। नेक्स्ट है मूल्य मापक। हम लोग देखते हैं कि मुद्रा की सहायता से ही सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मापना संभव है। मतलब सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य हम किस में अभिव्यक्त करते हैं? मुद्रा में ही अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा साधन है, साध्य नहीं। मुद्रा हमारे लिए अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी है। क्यों? क्योंकि मुद्रा को हम केवल वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं मुद्रा के माध्यम से, और उन वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हमें संतुष्टि मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मात्र है। मुद्रा का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, अतः मुद्रा साधन है, साध्य नहीं। सरकारी नियंत्रण। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सभी आर्थिक समस्याओं का संबंध मुद्रा से है। आधुनिक युग में सरकार का कार्य केवल प्रशासन करना नहीं है, अपितु सामाजिक कल्याण के कार्यों में भी सरकार पूरी भागीदारी निभाती है। अतः सरकार मुद्रास्फीति, विस्फीति, मंदी आदि को नियंत्रित करने के लिए भी मुद्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, तरल संपत्ति। मुद्रा को सबसे अधिक तरल माना जाता है। तरलता का मतलब क्या है? तरलता का मतलब है कि हम उस वस्तु को बिना कठिनाई के, बिना विलंब अथवा क्षति के इच्छानुसार निवेश कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो जैसे मकान, फर्नीचर आदि तरल नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पहले बेचकर ही हम अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। तरलता का यही गुण है जिसकी वजह से मुद्रा मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम मानी जाती है। नेक्स्ट, मुद्रा एक आवरण नहीं है। परंपरावादी अर्थशास्त्री थी मुद्रा को एक आवरण समझती थी, अर्थात वो केवल वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय का साधन माना गया। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मुद्रा केवल आवरण नहीं है, बल्कि एक सक्रिय तत्व है। अर्थव्यवस्था में कोई भी उत्पादन करने से पूर्व मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अतः मुद्रा की मांग और पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का विभिन्न सामाजिक क्रियाओं और समस्याओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुद्रा एक आवरण मात्र नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मुद्रा के कार्य देखेंगे।